उनमें हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और इनके बारे में जो है हम यहाँ पर जलीय सीमाओं के बारे में विस्तार से समझने वाले हैं। तो उन जलीय सीमाओं में सबसे पहले हम हिंद महासागर और इनके बारे में बात करेंगे और आप अच्छे से इसको समझेंगे। तो एक बार सुने, देखें। जो यहाँ आपको एक वीडियो शेयर हुआ है उसमें जो है आप देख रहे हैं कि ग्लोब हमारा दिखाया गया है, जिसमें भारत का हिस्सा, तो जलमंडल लगभग 70% भाग पर हमारे पूरे वर्ल्ड पर जो है जल पाया जाता है। उन्हीं जलीय भागों के अंतर्गत हम इन भारत की तटीय रेखाओं को, भारत की जो जलीय सीमाएं हैं उनको हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए ये वर्ल्ड मैप में अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 7 महाद्वीप हैं: उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप। महाद्वीप तो जानते होंगे ना बेटा आप सब। महाद्वीप के बारे में आप सब जानते हैं। 7 महाद्वीपों के नाम तो सुने ना आपने। यस सर। तो ये 7 महाद्वीप यहाँ पर आपको मैप में दिखाए गए हैं: एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ये यहाँ पर देखिए मिस लिखा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका गलत लिखा हुआ है। ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। ये पीपीटी में यहाँ मिस प्रिंट हो रहा है, तो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अफ्रीका नहीं है। अफ्रीका ये है, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका तो यहाँ पर देश है, ये इस जगह पर है दक्षिण अफ्रीका। और ये ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया और ये यूरोप। तो ये जो हम देख रहे हैं पूरे स्थलीय भाग है। बाकी जो बीच के भाग देख रहे हैं हम पूरे वर्ल्ड में, ये पूरे जलीय भाग है, जिनमें सबसे बड़ा नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर जो है, चूँकि ग्लोब पर गोल होती है पृथ्वी, तो जब इसको बेलनाकार रूप में मैप को खोला जाता है तो प्रशांत महासागर का जल 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर और एक ये पूर्वी प्रशांत महासागर, ये भाग। यहाँ हम अभी जो वीडियो आगे देखने वाले हैं तीनों, तो चूंकि हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, ये भारत है, यहाँ पर ये भारत है। तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, भारत के पश्चिम में यहाँ पर ये अरब सागर है और भारत के दक्षिण में यहाँ पर हिंद महासागर है। तो हम इन तीनों के बारे में, जो जलीय भाग हैं उनके बारे में इन वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जो जल है वो भारत की तटरेखाओं से लगा हुआ है। हालांकि हमारा जो टॉपिक था भारत का सामान्य परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जो उसके चारों ओर की स्थलीय और जलीय सीमाएं थी, उनका परिचय जो है हमने कल और परसों जो लेसन कंप्लीट किया था उसमें हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। लेकिन वीडियो के माध्यम से आपको ये जलीय सीमाएं और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आज जलीय सीमाओं के बाद कल हम उनकी बॉर्डर लाइन को, स्थलीय सीमाओं को देखेंगे। तो हमारा जो पश्चिमी भाग का जो स्थलीय भाग है वो तो पाकिस्तान से लगा हुआ है, तो हम उस बॉर्डर लाइन का वहाँ स्टडी देखेंगे। और उत्तरी जो भाग है वो चीन से लगा हुआ बॉर्डर है, जो हिमालय का क्षेत्र है उसको हम देखेंगे। और पूर्व की ओर जो है वो वर्मा या म्यांमार से लगा हुआ है, तो उन सीमाओं को हम देखेंगे। आज हम जो है इन जलीय सीमाओं का अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है आप ध्यान से देखें, समझें और सुनें। मैं बीच बीच में अगर कोई समझाने की बात होगी तो समझाऊंगा, वरना आपको वीडियो ये जो है ध्यान से देखना है, ठीक है। स्टार्ट करें बेटा। यस ओके। यस सर। आवाज आ रही है आपको बराबर? यस सर। ठीक है, ठीक है। और स्क्रीन पर इस मैप के साथ मैं भी दिखाई दे रहा हूँ क्या आपको? यस सर, थोड़े से। हाँ, वीडियो ऑन है ना मेरा? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा है हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन, और चौथा है दक्षिणी महासागर, और पांचवा और सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। दोस्तों बेटा आप लोगों ने हेडफोन यूज कर रखा है, हेडफोन लगा रखा है, आवाज क्लियर आ जाएगी आपको और अच्छे से। हेडफोन का यूज कर लें, आवाज अच्छे से आ जाएगी।
साइंस के क्षेत्र में हम मानव ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इसके बावजूद भी हम मानव इस विशाल समुद्र की अभी तक केवल 20% हिस्से का ही गहन अध्ययन कर पाए हैं। इस समुद्र की असीम गहराइयों में अभी भी तकरीबन 80% हिस्सा हम मानव से बिल्कुल अनजान है। यानी कि महासागरों की गहराइयों में आज भी कई सारे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिससे हम मनुष्य आज भी अनजान हैं। और ऐसे ही एक रोचक एवं कल्पनाओं का हिस्सा है हिंद महासागर। दोस्तों, हिंद महासागर विश्व के 5 महासागरों में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 7% हिस्से में फैला हुआ है। दोस्तों, आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा, पूरी पृथ्वी की सतह पर जितना भी पानी मौजूद है उसका तकरीबन 20% हिस्सा अकेले हिंद महासागर में ही मौजूद है। दोस्तों, इस महासागर का सबसे खास बात यह है कि इसका नाम हमारे प्यारे देश हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। यह दुनिया का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। दोस्तों, संस्कृत की पुस्तक में इसे रत्नाकर के नाम से बुलाया जाता है, जिसका अर्थ होता है रत्न उत्पन्न करने वाला महासागर। वैसे आपको यह भी बताता चलूं, हिंदू ग्रंथ में इस महासागर को हिंदू महासागर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे आपने यह भी सुना होगा कि हिंद महासागर को सबसे युवा महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि शोधकर्ताओं के माने तो इस महासागर का जन्म तकरीबन 73 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों, हिंद महासागर का पानी विश्व के अन्य महासागरों की तुलना में काफी गर्म मानी जाती है। यानी कि हिंद महासागर का पानी कभी कभी इतना गर्म हो जाता है कि इसका टेम्परेचर 36 डिग्री तक पहुंच जाता है। दोस्तों, हिंद महासागर का कुल क्षेत्रफल 7,05,60,000 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की दक्षिणी सिरों में हिंद महासागर की चौड़ाई तकरीबन 10,000 किलोमीटर है, जिसमें लाल सागर और फारस की खाड़ी भी शामिल है। अगर गहराई की बात की जाए तो हिंद महासागर की औसतन गहराई 3,890 मीटर है और अधिकतम गहराई 8,047 मीटर है। दोस्तों, यूं तो इस महासागर में हजारों द्वीप मौजूद हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़े द्वीप मेडागास्कर और श्रीलंका है। दोस्तों, हिंद महासागर का फैलाव भारत के पश्चिम में अफ्रीका तक, तो पूर्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं तक फैला हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, महासागरों में पानी का बहाव हमेशा एक ही दिशा में होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, हिंद महासागर में पानी का बहाव साल में 2 बार परिवर्तन होता है। गर्मियों में मानसून की हवाओं के कारण पानी का बहाव भारत की ओर होती है तथा सर्दियों में अफ्रीका की ओर बहने लगती है। तो आइए जानते हैं हिंद महासागर में कौन कौन सी नदियां जाकर मिलती हैं। हिंद महासागर में जाकर मिलने वाली नदियों में सबसे प्रमुख नदी सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। इसके अलावा विश्व की 2 सबसे बड़ी नदियां ब्रह्मपुत्र और गंगा हिंद महासागर में जाकर मिलती हैं। यह नदियां 2000 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वतमाला से रेत और मिट्टी लाकर समुद्र में जाकर डालती है, जिनसे नदियों के मुहाने के आगे महासागर में अनेकों टापू बन जाते हैं। इनमें से कई ऐसे द्वीप भी बन जाते हैं जिनकी प्राकृतिक सुंदरता विश्व में और कहीं नहीं देखी जा सकती है, जो कि पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुनाता ट्रेंच है, जिसे कि जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अधिकतम गहराई 7,730 मीटर है और लंबाई तकरीबन 3200 किलोमीटर तक है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हिंद महासागर एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ता है, जो कि व्यापार के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। भारत का तकरीबन 78% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर से ही होता है। वैसे तो हिंद महासागर की सीमाएं 40 देशों को छूती हैं और इनके तटों पर विश्व की 40% आबादी बसती है। साथ ही विश्व के व्यापार का 2/3 हिस्सा और संपूर्ण मालवाहक का 1/3 हिस्सा केवल हिंद महासागर से होकर ही गुजरता है, जो कि देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी भरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा। 20% हिस्सा अकेले हिंद। समझ आया बेटा आपको हिंद महासागर के बारे में?
ये है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। देखिए अब जो है हम अरब सागर के बारे में जानने जा रहे हैं। हिंद महासागर के बारे में भी आपने देखा। आज मैं आपको अरब सागर के बारे में बताने जा रहा हूँ। अरब सागर को भारतवर्ष में सिंधु सागर के नाम से जाना जाता है। अरब के लोग इस सागर को भारत का सागर के नाम से जानते थे। रोमन काल में इस सागर का नाम एरिथेरियन सागर था। अरब सागर भारतीय उपमहाद्वीप। अच्छा, आप में से मुझे कोई ये बताएगा, ये जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो सागरों का जैसे ही यहाँ पर ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, तो इनका रंग नीला क्यों दिखाई दे रहा है बेटा? पानी का रंग नीला क्यों दिख रहा है हमें? सर वो अंदर से, सर वो नीचे से ब्लू ब्लू, क्या कह रहे हैं बेटा, बताएं। सर वो नीचे से ब्लू ब्लू ऐसे दिखाई दे रहा है, ब्लू पानी। नीचे से ब्लू है इसलिए दिखाई दे रहा है। जैसे अच्छा, पानी कौन से रंग का होता है? चलो चलो बताओ मुझे आप। पानी का रंग कौन सा होता है? नीला इसलिए दिखता है सर, आसमान नीला होता है। क्या? सर आसमान नीले दिखने के कारण पानी का रंग तो सफेद ही होता है। पानी का कोई रंग नहीं होता। साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पानी रंगहीन है। पानी और शीशा दोनों रंगहीन है। इनमें हर एक कलर समाहित होता है। तो आसमान नीला होता है तो उसकी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब आप सही बता रहे हैं कि आसमान जो है वो नीला होता है और होता है। उसकी छाया पानी Yes, में sir. दिखाई देती है, इसीलिए हमें पानी का रंग अभी नीला दिखाई दे रहा है। अगर रात्रि के वक्त इस पानी को देखते हैं तो इसीलिए वो पानी हमें काला नजर आता है, क्योंकि आसमान की छाया Yes, जो sir. परछाई है उसमें वो काली नजर आती है। तो पानी का कोई रंग नहीं है। पानी और शीशा रंगहीन यस है। सर, सर वो तो पानी और शीशा यस सर वो तो रंगहीन है। ट्रांसपेरेंट है। हाँ, पानी और शीशे के सामने जो भी वस्तु होती है वो उसी कलर में दिखाई देता है, फिर शीशा और पानी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यस सर। द्वीप और अरब क्षेत्र के बीच स्थित हिंद महासागर का हिस्सा है। अरब सागर को दुनिया का सबसे बड़े समुद्रों में से एक माना जाता है। दरअसल इस सागर का नाम अरब सागर के उन व्यापारियों के नाम पर रखा गया है जिन्होंने 9वीं शताब्दी से लेकर इतिहास के मध्ययुगीन काल तक समुद्र में अपना प्रभुत्व कायम रखा। क्योंकि ज्यादातर इस समुद्री रास्ते का इस्तेमाल अरब के रहने वाले लोग या कहें कि अरब के व्यापारी ही किया करते थे, इसलिए धीरे धीरे यह अरब सागर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अरब सागर लगभग 38,62,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस सागर की अधिकतम चौड़ाई लगभग 2400 किलोमीटर है, यानी 1490 मील, और इस सागर की अधिकतम गहराई 4,652 मीटर है, यानी 15,000 फीट के करीब। अरब सागर के अधिकांश भाग की गहराई 2900 मीटर से अधिक है और इसके मध्य में कोई द्वीप नहीं है। यह एक त्रिभुजाकार सागर है जो दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः संकरा होता जाता है और फारस की खाड़ी से जाकर मिलता है। सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में मिलती है। इसके अलावा भारत की कुछ अन्य नदियां जैसे नर्मदा और ताप्ती, साबरमती अरब सागर में गिरती है। अरब सागर के तट पर जो महत्वपूर्ण देश स्थित हैं वो है भारत, ईरान, ओमान, पाकिस्तान, यमन और संयुक्त अरब अमीरात तथा अन्य कुछ देश। यह सागर पश्चिम में अफ्रीका अंतरीप और अरब प्रायद्वीप से उत्तर में ईरान और पाकिस्तान, पूर्व में भारत और दक्षिण की ओर हिंद महासागर के शेष भाग से घिरा हुआ है। अरब सागर की जलवायु मॉनसूनी है
मध्य अरब सागर में जनवरी व फरवरी में समुद्र की सतह के निकट हवा का न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि जून और नवंबर में 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहता है। अरब सागर के समुद्री जीवन की बात करें तो अरब सागर में रहने वाली मछलियां में ट्यूना, सार्डिन, बिलफिश, बाहू, शार्क, लैसेंट फिश और मून फिश शामिल है। अरब सागर में पाए जाने वाले वेल में ब्लू वेल, हम्पबैक वेल, मिंक सर वीडियो की वेल, वॉइस कट कट के आ रही है। क्या कह रहे वीडियो की हो? वॉइस कट कट के आ रही है। सर वीडियो की वॉइस कट कट के आ रही है। कट के नहीं आ रही वीडियो जब शेयर करते हैं ना यहाँ से तो वो रुक रुक के चलती है सर इसलिए। वॉइस भी कट कट के आ रही है। हाँ, कट के नहीं आ रही बेटा, वो जब स्क्रीन शेयर करते हैं ना, यहाँ से लाइव चल रहा है, शेयर करते हैं तो वहाँ पर वो बीच बीच में कट कट के लगता है, ऐसा लगता है कट के आ रही है। मेरे मोबाइल में चेक करता हूँ मैं तो देख लिया मैंने। ये वीडियो मैं तीनों आपको अभी ग्रुप पर भी सेंड कर दूंगा, अभी आप समझ लें इसको। स्पर्म वेल और उर्का वेल शामिल हैं। अरब सागर की एक रहस्यमय घटना मछलियों का बड़े पैमाने पर मर जाना है। इस घटना का कारण वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। बड़े पैमाने पर मछलियों के मरने का मुख्य कारण उष्णकटिबंधीय पानी की एक अंदरूनी सतह है जिसमें ऑक्सीजन काफ़ी कम है, किंतु फॉस्फेट की प्रचुरता है। कुछ परिस्थितियों के कारण यह परत ऊपर उठती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मृत्यु हो जाती है। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बड़ी नावों से भी मछलियां पकड़ी जाती हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और मालदीव मछली पकड़ने वाले प्रमुख देश हैं। लाल सागर और फारस की खाड़ी के समक्ष अनुकूल स्थिति के कारण अरब सागर में विश्व के कुछ व्यस्तम समुद्री मार्ग हैं और इन्हीं दो विस्तारों से प्रमुख मार्ग निकलते हैं। फारस की खाड़ी का नौका परिवहन मुख्यतः टैंकरों से होता है, जिनमें कुछ अत्यधिक क्षमता वाले होते हैं और पूर्वी एशियाई, यूरोप और उत्तर व दक्षिण अमेरिकी के गंतव्य तक पहुंचने के लिए अरब सागर में चलते हैं। मध्यकाल के अरबों के लिए अरब सागर भारत का सागर अथवा महान सागर का एक भाग था, जिसमें छोटी खाड़ियाँ जैसे फारस की खाड़ी, कोलजम का समुद्र यानी लाल सागर अलग पहचान रखती थी। अरब सागर के बारे में वैज्ञानिकों के द्वारा कई अध्ययन किए गए हैं। इनमें से बहुत सी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान 1960-1965 के दौरान प्राप्त की गई थी, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत और जर्मन जहाज़ों ने भाग लिया था। और इन वैज्ञानिकों ने अरब सागर की धाराओं, जैविक उत्पादकता, भूकंप विज्ञान और भौमिकी का अध्ययन किया था। तो आज मैंने आपको अरब सागर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया। अगर आप हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर तथा अन्य महासागरों के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिले। The new Inspiron 145002 available. ये है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल। अब देखिए, इसे बंगाल की खाड़ी जो है उसके बारे में बताया जाएगा। बंगाल की खाड़ी जो कि भारत के पूर्वी भाग में है, बांग्लादेश के दक्षिण में, और भारत के पूर्वी तट के पास जो जलीय भाग पाया जाता है वो बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं।
दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां जो हैं अपना जल उसके अंतर्गत विसर्जित करती हैं। तो इसको हम देखेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बंगाल की खाड़ी के बारे में। बंगाल की खाड़ी सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। यह हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी भाग में है। इसका नाम भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के नाम पर आधारित है। बंगाल की खाड़ी का आकार त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में बांग्लादेश और भारत का एक राज्य पश्चिम बंगाल है। पूर्व में म्यांमार और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं और पश्चिम में भारत तथा श्रीलंका देश स्थित है। बंगाल की खाड़ी का क्षेत्रफल लगभग 21,72,000 वर्ग किलोमीटर है। इस खाड़ी की औसत गहराई 8500 फीट है यानी 2600 मीटर है और अधिकतम गहराई 15,400 फीट है यानी 4,694 मीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप की बहुत सी प्रसिद्ध एवं बड़ी नदियां पश्चिम से पूर्वत बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो आइए जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां मिलती है। बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा है। इसके अलावा पद्मा, हुगली, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी तथा अन्य नदियां मिलती हैं। इनके अलावा कई छोटी नदियां सीधे ही इस खाड़ी में गिरती है। बर्मा देश, जिसको म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ की इरावती नदी इसी खाड़ी के एक भाग में अंडमान सागर में गिरती है। ऐसा बताया जाता है कि जहाँ पे इरावती नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती थी, वहाँ मुहाने पर एक समय में घने मैंग्रोव के जंगल हुआ करते थे। प्राचीन हिंदू ग्रंथों एवं मान्यताओं के अनुसार इसे महोदधि कहा जाता था। इसके अलावा मध्यकालीन मानचित्रों को देखेंगे तो इसमें बंगाल की खाड़ी को साइनस गैजेंटिक्स अर्थात गंगा की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा जब बंगाल पे चोल राजवंश का शासन था तब चोल सरोवर के नाम से भी जाना जाता था। 10वीं शताब्दी में चोल राजवंश के नेतृत्व में निर्मित ग्रंथों में इसे चोल सरोवर का नाम भी दिया गया है। तो समय के अनुसार इसका नाम बदलता रहा है और जैसा कि आप जानते हैं अभी के समय में इसे बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित मुख्य बंदरगाहों में चेन्नई, चटगांव, कोलकाता, मोंगला, विशाखापट्टनम एवं यानगॉन है। इस खाड़ी में ही न्यू मूर द्वीप स्थित है जो कि एक निर्जन द्वीप है। इस द्वीप को भारत में पूर्वाशा और बांग्लादेश में दक्षिण तलपट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके खाड़ी क्षेत्र में बहुत से द्वीप और द्वीप समूह हैं जिनमें प्रमुख हैं भारत के अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह एवं मिर्गुई द्वीप। बंगाल की खाड़ी जैव विविधता से परिपूर्ण है। इस खाड़ी में विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र मछली और मछली के अंडे के पालन के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। इन्हीं कारणों की वजह से बंगाल की खाड़ी को विश्व के सबसे बड़े सागरीय पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से एक माना जाता है। अब मैं आपको बंगाल की खाड़ी में पाए जाने वाले कुछ अनोखे जीव के बारे में बताता हूँ। केरेलिया जेडोर्नियाई बंगाल की खाड़ी का एक समुद्री सांप होता है। एक शंख सील जिसे ग्लोरी ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की शोभा कहा जाता है, इसको यहाँ के सागर तटों पर
यत्र तत्र आप देख सकते हैं और इसकी सुंदरता देखती ही बनती है। ओलिव रिडेल नामक एक समुद्री कछुआ जिसको विलुप्त प्राय प्रजातियों में माना जाता है, वो भी इस क्षेत्र में रहता है। इसके अलावा यहाँ मैरलिन, बैराकूडा, स्किप जैक टूना, हम्पबैक डॉल्फिन एवं ब्राइट्स व्हेल यहाँ के कुछ अन्य विशिष्ट जीवों में से हैं। इनके अलावा यहाँ कई प्रकार की डॉल्फिन की प्रजाति भी पाई जाती है। शोधकर्ताओं के अनुसार बांग्लादेश के सुंदरवन इलाके और बंगाल की खाड़ी के लगे जल क्षेत्र में, जहाँ की पानी थोड़ा कम खारा है, वहाँ किलर व्हेल मछलियों के नाम से कुख्यात अर्कास प्रजाति से संबंधित करीब 6000 डॉल्फिन को देखा गया था। यहाँ की संरक्षित क्षेत्र में बहुत से जीवों को संरक्षण मिलता है, जिनमें से कुछ विशेष हैं खारे जल का मगर, ज्वाइंट लेदरबैक समुद्री कछुआ तथा अन्य जीव। एक विश्व प्रसिद्ध बाघ की प्रजाति जो विलुप्त प्राय है, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, उसे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण मिला हुआ है। यह उद्यान गंगा सागर संगम मुहाने पर मैंग्रोव के घने जंगलों में स्थित है। बंगाल की खाड़ी के महत्व की बात करें तो भारत के लिए बंगाल की खाड़ी सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। भारत की मुख्य भूमि से दूरस्थ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसी खाड़ी द्वारा भारत से जुड़े हुए हैं। भारत के कई प्रमुख और महत्वपूर्ण बंदरगाह जैसे कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम और तुतीकोरिन बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। इसलिए बंगाल की खाड़ी सामरिक दृष्टि से भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार की संभावना पाई गई है। तो स्वाभाविक है कि प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार के तरफ भारत की नज़र है। बंगाल की खाड़ी में मौजूद गैस भंडारों पर अधिकार के मामले में भारत, म्यांमार और बांग्लादेश से बातचीत चल रहा है। तो प्राकृतिक गैस भंडारों की ओर गौर करें तो यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी भारत के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। समझ में आए बेटा आपको तीनों वीडियो?